हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल और इंडिया में। मेरा नाम है दीपक। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पेज पर जाके क्लास 9th एनसीईआरटी सीरीज प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको और ऐसे ही कई सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगे और ये वाली वीडियो भी मिलेगी। ठीक, अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहां से भी उसे देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने ये बात कर ली थी कि हम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करें और क्रॉप को स्टोर कैसे करें, मतलब प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने कर ली थी। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, मतलब पशुपालन के बारे में। तो चलिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। पहले ये सारी मैंने बातें कर ली थी, तो अब हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक, तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन करना, और पशुओं को पालना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हमें उनसे मिले जिससे हमें फ़ायदा हो। ऐसी चीज़ों के लिए हमें किसी भी जानवर को या फिर किसी भी पशुओं को पालना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लिव स्टॉक। ठीक, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक, एनिमल लिव स्टॉक का। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फीड करना या ब्रीडिंग या फिर डिजीज कंट्रोल मेथड्स। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स, जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग होती है वो कैसे, मतलब कैसे होती है? एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, जो हम वो क्या बोलते हैं, गाय और भैंस पालते हैं, गोट, सीप, पोल्ट्री एंड फिश। ठीक, तो ये सारी कैटल बेस्ड फार्म क्या बोलते हैं, एनिमल बेस्ड फार्मिंग हो गई। ठीक, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप। तो जैसे अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसी हिसाब से फूड की डिमांड भी इंक्रीज होती है, तो हमें मिल्क भी की भी ज़्यादा डिमांड लगेगी, एग्स और मीट की भी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ ह्यूमनेट ट्रीटमेंट ऑफ लिव स्टॉक हैज़ ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशन इन लिव स्टॉक फार्मिंग। ठीक, और इससे कुछ हमें इसके भी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे प्रोडक्शन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक, तो फूड रिसोर्सेज के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दस लिव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव, तो इसीलिए हमें लिव स्टॉक प्रोडक्शन को भी इस मतलब क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स या फूड क्या बोलते हैं, हाँ, फूड आइटम्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं उसके भी प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग की। ठीक, जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इज डन फॉर टू पर्पज़, ये दो पर्पज़ के लिए होता है। एक मिल्क, पहला पर्पज़ इसका क्या है, मिल्क, एंड ड्रफ फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिल्टिंग। जैसे हम पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले की बात कर लें तो आप अगर गांव में जाते तो वहाँ पे बैलों से जुताई होती थी या फिर बैलों से ही सामान को ढोया जाता था, एरीगेशन, कार्टिंग। तो ये सारा काम पहले हम कैटल को दो हिसाब से हम पालते हैं, पहला मिल्क और दूसरा उसको हम काम में अपने लगाते हैं। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, जो इंडियन कैटल्स होती हैं वो दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती हैं, बॉस इंडिकस काउज, बॉस बल्बिस बफेलोस। तो बॉस इंडिकस गाय का मतलब साइंटिफिक नाम क्या है, बोस इंडिकस, और भैंस का बॉस बल्बिस। ठीक, तो हम दो स्पीसीज को पालते हैं मेनली, एक गाय और एक भैंस। ठीक, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, मतलब डेयरी एनिमल्स। ठीक, वाइल द वंस यूज द फार्म लेबर कॉल्ड ड्रफ एनिमल्स। ठीक, जो ऐसे जानवर हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जैसे गाय और भैंस, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मिल्च। और ऐसे जानवर जैसे बैल हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रफ एनिमल्स। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन आफ्टर द lactation period, meaning the period of milk production
मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है कुछ एक्सटेंट्स पे, मतलब लैक्टेशन पीरियड, मतलब ऐसा पीरियड जिसमें क्या बोलते हैं, वो जो एनिमल है वो दूध दे, ठीक। और ये पीरियड डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन डिपेंड आफ्टर, एक मिनट, हाँ, डिपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, ठीक। जब एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है इसके बाद ही वो दूध देती है। तो मतलब क्या है कि वो मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उस बछड़े पे, मतलब वो जब तक एक गाय प्रेग्नेंट होगी फिर उसके बाद उसका बेबी होगा, उसके बाद ही वो लैक्टेशन फेज में जाएगी, जिससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का फ़ायदा होगा और हमें मिल्क मिलेगा, ठीक। सो द मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड, ठीक। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल जर्सी, ब्राउन स्विस आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, ठीक। वाइल लोकल ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल रेड सिंधी या साहिवाल सो एक्सटेंट रेजिस्टेड टू डिजीजेस, ठीक। जैसे अगर गाय दो तरह की या फिर कई सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे कि वो जो ज़्यादा दूध देती है जैसे जर्सी या ब्राउन स्विस, और ऐसे हैं जिनके दूध तो मतलब क्या बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन कम है उनमें, लेकिन उसमें डिजीज रेजिस्टेंस जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे कि रेड सिंधी या साहिवाल काऊ, ठीक। द टू कैन बी क्रॉस्ड ब्रीड टू गेट एनिमल्स बोथ डिजायर्ड क्वालिटीज, ठीक। तो हम इन दोनों का भी क्रॉस करवा के अपने डिजायर्ड क्वालिटी के एनिमल्स को भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो इमेज दी गई है, ये कौन सी गाय है, इंडिजिनस मिल्च काउज, मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक। ये मिल्च मतलब क्या हो गया, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, मिल्च का मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, ठीक। अब आगे हम अगर बात करें प्रॉपर क्लीनिंग, मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं उसको लास्ट में करवाऊंगा, ऐसा मत सोच लेना कि मैंने छोड़ दिया है, ठीक। मैं उसको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक। तो हम आगे बात करें, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज फॉर काउज एंड बफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग, ठीक। तो अगर हमें जहाँ पे वो जानवर रह रहे हैं वहाँ पे हमें प्रॉपर क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, प्रॉपर अच्छी तरह से जहाँ पे वो रह रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ सफाई भी करनी पड़ती है, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। मतलब अगर हम उन्हें अच्छा भोजन देंगे तभी वो हमें अच्छा दूध देंगे, नहीं तो अगर हम उन्हें अच्छा भोजन नहीं देंगे तो फिर वो भी ऐसे ही उनके मिल्क प्रोडक्शन में जो क्या बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंस एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे और उनकी मिल्क की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्राउजिंग टू रिमूव डर्ट, ठीक। क्या बोलते हैं, एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग, एनिमल्स को रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत होती है टू रिमूव डर्ट एंड, मतलब उनके शरीर में जो डर्ट है या जो गंदगी है और लूज हेयर, ठीक। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड सेट्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट कोल्ड, ठीक। उन्हें अच्छे से वेल वेंटिलेटेड मतलब ऐसे घर में रखा जाता है जहाँ जिसके नीचे छत हो, जिससे उन्हें ना ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़े, ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्मी। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू स्लोपिंग सो एज दे ड्राई एंड फैसिलिटेट क्लीनिंग, ठीक। जो जहाँ पे वो रहते हैं उनके फ्लोर को सूखा रखा जाता है जिससे वहाँ पे सफाई रह सके, ठीक। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर टू टाइप्स, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं मतलब कैटल्स की अगर हम बात करें तो उनके दो टाइप्स की इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ, ठीक। सबसे पहला होता है कि इन्हें चारा, मतलब इन्हें फूड रिक्वायरमेंट, एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड विच ऑफ द टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, मतलब पहला है कि उन्हें चारा मिले जिससे वो जिंदा रह सके, और दूसरा है कि अगर उन्हें कैसा चारा मिले कि वो लैक्टेशन पीरियड में, मतलब जिस पीरियड में वो दूध दे रहे हैं उस पीरियड में उन्हें कैसा चारा दिया जाए जिससे वो और अच्छे तरह से अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में मिल्क का प्रोडक्शन कर पाएँ। एनिमल फीड इंक्लूड रफेस विच इज़ लार्जली फाइबर, एनिमल को हम क्या बोलते हैं रफेस देते हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एंड कंसनट्रेट विच लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक। कैटल नीड बैलेंस रोटेशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रपोर्शनिएट अमाउंट, हमें जानवरों को अच्छे से
प्रपोर्शन में हर एक चीज़ देनी चाहिए। सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट द हेल्थ मिल्क एंड आउटपुट डेयरी एनिमल्स। अगर हम उन्हें अच्छा भाई खाना भोजन देंगे तो हमें वो अच्छा आउटपुट देंगे, मतलब अच्छे से उनका लैक्टेशन पीरियड और लंबा चलेगा और जो उनकी मिल्क है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी। ठीक। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस। भाई काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ कैटल्स जो होते हैं वो कई सारे डिजीजेस से भी सफ़र होते हैं। डेथ डिजीजेस बिसाइड्स कॉजिंग डेथ, और इन डिजीज से इनकी डेथ भी हो जाती है। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, इनका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ठीक। अ हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ ए नॉर्मल पॉस्चर। एक हेल्दी एनिमल जो होता है वो फीड करता है और रेगुलरली नॉर्मल पॉस्चर में, मतलब अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को वो करता है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल्स में भी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइट का मतलब क्या होगा, ऐसे लिविंग, पैरासाइट का मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसे लिविंग या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऊपर रहे, हमसे ही खाना ले और हमें ही नुकसान पहुंचाए। ठीक। अब वो उनके बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन। जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वो उनकी स्किन पर होते हैं एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज, और मेनली क्या कॉज करते हैं, स्किन डिजीज। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल द फ्लूक डैमेज द लीवर। ठीक। जो इंटरनल वाले होते हैं वो मतलब मेनली स्टमक को डैमेज करते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, और एक मेन है जिसका नाम है फ्लूक, जो कि क्या डैमेज करता है, लीवर को। ठीक। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एंड वायरस। वैक्सीनेशन आर गिवन टू द फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। इनका वैक्सीनेशन भी होता है, जैसे हमारा वैक्सीनेशन हुआ था कोविड-19 के टाइम पे, ऐसे इनका भी वैक्सीनेशन होता है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एंड जिससे इनको कोई भी बीमारियां ना लगे। आगे अगर हम बात करें पोल्ट्री फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, मुर्गी पालना। ठीक। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। पोल्ट्री इज अंडरटेकन टू रेज द डोमेस्टिक फाउल ऑफ एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। ठीक। इसमें क्या होता है, मेनली हम एग प्रोडक्शन और चिकन मीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। देयर फॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। ठीक। तो हम इससे क्या करेंगे, हम अपनी पोल्ट्री फार्मिंग में जो हमारे पोल्ट्री एनिमल्स हैं उनको भी अच्छे से फूड और शेल्टर देंगे, जिससे उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे हमारे एग्स और मीट की क्वालिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। ठीक। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन क्रॉस ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिजिनस फॉर एग्जाम्पल असील एंड फॉरेन एक्सोटिक फॉर एग्जाम्पल लहरून ब्रीड्स for a variety of improvement are focused on to the develop new varieties for the following desirable traits। अगर हम देखो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रीडिंग या फिर क्रॉस क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई है ब्रीड ए। ठीक। मतलब ये एक ऐसा, मतलब मान लेते हैं ये एक ऐसी मुर्गी है जो अच्छे अंडे तो देती है लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। ठीक। और ये एक ऐसी बी, ये एक सॉरी एक मिनट, अरे यार मेरे को सारा मिटाना पड़ेगा फिर से, एक मिनट मैं इसको सही करता हूँ। हाँ अब हम बात करें फिर से, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अगर ये एक ए मान लेते हैं, ये ए और ये बी, एक ऐसी मतलब मुर्गी है जो अंडे अच्छे देती है, उसकी मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वो सही से रह नहीं पाते हैं। लेकिन एक बी है जिसके अंडे तो अच्छे नहीं हैं लेकिन उसकी रेजिस्टेंस क्वालिटी अच्छी है, तो ए और बी को हम क्रॉस करा देंगे जिससे हमें एक सी प्रोडक्ट मिलेगा जिसके अंडे अच्छे भी होंगे और उनमें जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक। तो ये होता है क्रॉस। अब इससे हमें अच्छे क्या मिलेंगे, नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स। अब देखो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, अगर हम क्रॉस कराएं, क्रॉस ब्रीड कराएं तो उससे हमारे नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन, हमें ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट मिलेंगे फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए।
गर्मियों में अडेप्टेशन के लिए अच्छे टेम्परेचर में ये टॉलरेट कर लेंगे, मतलब जो टॉलरेंस वाले टेम्परेचर है, मतलब वेराइटी ऑफ टेम्परेचर पे ये मतलब मरेंगे नहीं, ये सरवाइव कर जाएंगे। लो मेंटेनेंस होगा इनका, मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस में नहीं मांगेंगे। रिडक्शन इन साइज, द एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी यूटिलाइज मोर फाइबर्स, चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स। मतलब ये अगर इनका साइज छोटा होगा तो इनकी जो न्यूट्रिशिक डिमांड है वो भी कम होगी, जिससे क्या है, ये कम पैसों में या फिर जो क्या बोलते हैं कम डाइट में अंडे ज़्यादा देंगे। ठीक, तो ये सारे हमारे फ़ायदे हो गए एक क्रॉस ब्रीडिंग के। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे ये लिखा है, ये असील है और ये लेगरून है। ठीक, आगे अगर हम बात करें एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक, तो ब्रॉयलर चिक्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड फॉर गुड ग्रोथ एंड रेट बेटर फीड एफिशिएंसी। तो ब्रॉयलर चिक्स क्या होता है, उसमें विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड होता है फॉर गुड रेट ऑफ बेटर फीड एफिशिएंसी के लिए। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड मेंटेन फेदरिंग एंड केयर कारकास क्वांटिटी। दे आर प्रोवाइडेड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट मीट पर्पज। ठीक, इनको पाला जाता है किसके लिए, फॉर मीट पर्पज के लिए। ठीक, फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इम्पोर्टेंस। ठीक, मतलब अगर हमें किसी भी बर्ड या फिर किसी भी कैटल फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो हमें उसके लिए अच्छी सी ट्रेनिंग चाहिए, जिससे हमें अच्छी प्रोडक्शन मिल पाए और वो क्या बोलते हैं उनकी फूड क्वालिटी भी अच्छी हो। ठीक, दीज इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीन कंडीशन इन हाउसिंग पोल्ट्री फीड एज वेल प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल डिजीज पेस्ट। ठीक, हमें उनको ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बीमारी ना लगे, जहाँ की टेम्परेचर टॉलरेंस ऐसी ना हो कि वो झेल ना पाए। ठीक, अगर आगे हम बात करें द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड ऑफ बॉयलर आर सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज एग लेयर्स। ठीक, जो हाउसिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ब्रॉयलर्स की काफ़ी अच्छी है। द रोटेशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक फैट। इनमें प्रोटीन और फैट काफ़ी मात्रा में होता है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई पोल्ट्री फीड्स। ठीक, विटामिन ए और के जो होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है किसमें, ब्रॉयलर्स में। मतलब पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज, लेकिन जो पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं वो कई सारे डिजीज़ से भी सफ़र हो जाते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। मतलब अगर उनमें खाना ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। ठीक, दीज नेसेसराइट प्रॉपर क्लीनिंग, सेंसेशन एंड स्प्रेइंग, डिसइंफेक्ट्स at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्ट्स का यूज करना चाहिए और बीमारियों को फैलने से रोकना चाहिए और पोल्ट्री को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहे और बढ़े। ठीक, आगे हम बात करते हैं फिश प्रोडक्शन, मतलब मछली पालन के लिए। तो फिश प्रोडक्शन, फिश इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल। फिश क्या है, चीप मतलब सस्ती सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। ठीक, तो मछली क्या है, वो सबसे सस्ती है एनिमल है जो प्रोटीन, हमारे बॉडी की प्रोटीन डिमांड को क्या बोलती है, क्योर करती है, मतलब पूरा करती है। फर्स्ट प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेलफिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कास। ठीक, फिश प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है कुछ ट्रू फिशेस और कुछ सेल फिशेस जैसे प्रॉन और मोलस्का। देयर आर 2 वेज टू ऑब्टेनिंग फिश। 2 वेज होते हैं फिश को ऑब्टेन करने के लिए। पहला जो है नेचुरल सोर्स विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, मतलब जिससे हम नदी में जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। द अदर वे बाई फिश फार्मिंग, दूसरा है जो हम फिश फार्मिंग करते हैं, मतलब फिश कल्चर करते हैं। ठीक, मतलब हम जैसे एक तालाब है, हमने वो तालाब खरीदा, उसमें हम मछलियों के अंडे ला के डाल दें या मछली के लार्वा ला के डाल दें तो उससे बहुत सारी मछलियाँ हो जाएंगी। तो 2 टाइप की फिश फार्मिंग हो गई, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर, जो वाटर सोर्स हो गया मछलियों का वो सी वाटर भी हो सकता है, मतलब जल का पानी, वो क्या बोलते हैं समंदर का पानी, और फ्रेश वाटर जैसे नदियों में होता है, जैसे रिवर एंड पॉन्ड्स। ठीक, फिशिंग कैन दस इज डन बाय बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक,
तो हम मछलियों को दो तरह से भी पाल सकते हैं, कुछ मरीन फिशेस, कुछ फ्रेश वाटर फिशेस, और उसे कैप्चर भी कर सकते हैं और कल्चर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरीन फिशेस की। मरीन का मतलब खारे पानी वाली फिश, ठीक। मरीन फिशेस मतलब, मरीन का मतलब क्या हो गया, खारे पानी वाली, मतलब जो समंदर में रहती हैं, खारे पानी वाली, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो इंडियाज मरीन क्या बोलते हैं फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज, मतलब 7500 किलोमीटर के एरिया का हमारा कोस्ट लाइन है, किसका, मरीन फिशेस का। बियॉन्ड इट पॉपुलर मरीन फिशेस वेराइटीज इंक्लूड, जो पॉपुलर मरीन फिश की वेराइटीज हैं उसमें कौन कौन सी आती है, पोम्पर्ट, मैकरल, ट्यूना, sardines and bombay duck. Marine fishes are caught using many kind of fishing nets from fishing boats, ठीक। जो मरीन फिशेज होती हैं इन्हें फिशिंग नेट से पकड़ा जाता है, और फिशिंग बोट्स भी होती हैं कई टाइप की, जिससे इन मरीन फिशेज को पकड़ा जाता है। यील्ड आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स, ठीक। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जहाँ हम यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सैटेलाइट का या फिर इको साउंडर्स का, जिससे मछलियों की जो वो साउंड निकालते हैं उससे हमें पता चलता है, ठीक। सम मरीन फिश, कुछ मरीन फिश हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर फार्म्ड इन सी वाटर, ठीक। कुछ मरीन फिशेज जो होती हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उनमें कौन कौन सी हैं, दिस इंक्लूड फिन फिशेज लाइक म्यूलेट्स, बैकेटी, पेरल्स, पॉन्ड सेलफिश सच एज प्रॉन्स, कुछ सेलफिश भी हैं जैसे प्रॉन्स, मोलस्का, ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड, जैसे ऑयस्टर आर कल्टिवेटेड फॉर ट्रेल्स दे मेक, ठीक। आगे अगर हम बात करें, एज मरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिफ्लेक्टेड ऑन डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाई सच कल्चर फिशेज ए प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर, मतलब मछलियों को पालना, मतलब मरीन फिशेस को पालना क्या कहता है, मैरी कल्चर, ठीक। अब इनलैंड फिशेस मतलब जो ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर में होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस इंक्लूड कैनाल, पॉन्ड, रिजर्व्स एंड रिवर्स। ब्रैंकिस वाटर रिसोर्स वेर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर क्या बोलते हैं, व्हेन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, मतलब ऐसे वाटर जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स होते हैं उसे ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। वहाँ पे कैसी मछलियाँ मिलती है, जैसे लेग्यूम्स, इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वर्स, वाइल कैप्चर फिशिंग इज डन इन लैंड वाटर बॉडीज टू यील्ड नॉट हाई, मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर, मतलब हम उन्हें एक्वेरियम या फिर ऐसे किसी कल्चर में पालते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है। फिश कल्चर इज सम टाइम इज डन कॉम्बिनेशन ऑफ रिच क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन वाटर इन पैडी फील्ड, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मछलियाँ होती हैं वो पैडी फील्ड में भी हो जाती हैं जहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी होती है, ठीक। पैडी मतलब धान। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश सिस्टम, फिश कल्चर सिस्टम, बोथ लोकल इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन दिस सिस्टम, ठीक। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कंपोजिट फार्मिंग करते हैं फिश की, ठीक। आगे हम बात करें इन सच सिस्टम, एक मिनट, हाँ, इन सच सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 फिशेज स्पीसीज आर यूज्ड इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। These species are selected so that they do not compete for food among them, having different type of food habitats. As a result, food available in all parts of the pond is used as cattle are such as feeders. Rows feed in middle zone of the pond, murrels and common crabs, bottom feeders and grass crabs and food weeds. Together, these species can use all food in the pond without competing with each other. This increases the fish yield in the from the pond. इतना बड़ा लिखा है, मैं बताता हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि कई टाइप की फिशेज यूज की जाती हैं, जैसे मान लो कि एक पॉन्ड है उसमें 3-4 स्पीसीज की फिश हैं, तो क्या होगा ना कि उसमें कई सारी स्पीसीज की फिश है, लेकिन जो उनका फीडिंग आइटम है, मतलब जो फीडिंग आइडिया है, जैसे कुछ मछलियाँ हैं वो पॉन्ड के एकदम नीचे जाके अपना फूड लेती हैं, कुछ हैं जो किनारे पे जाके लेती हैं, कुछ है जो बीच में रहती हैं।
तो मतलब ऐसे क्या होगा, उनका फूड हैबिटेट तो चेंज है, जिससे वो एक दूसरे से compete तो करेंगे नहीं और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें, एक मिनट, आगे अगर हम बात करें, वन प्रॉब्लम ऑफ सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दीज फिशेस ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मॉनसून। ठीक, लेकिन इनमें इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो ये फिशेज हैं ये सिर्फ मॉनसून के टाइम पे ही ब्रीड करती हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। इवन इफ द फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन मिक्सड विद दैट other species as well. So major problem in fish farming is lack availability of good quality of seed. To overcome this problem we have now worked to breed these fishes in ponds using hormonal stimulation. This has produced ensure pure fish seed in desired quantities. मतलब इनके जो ना सीड हैं, मतलब जो ये अंडे देते हैं, ये एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर ये ख़राब हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने इनमें हार्मोनल थेरेपी करी है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो हमारे हिसाब से होता है। ठीक, मतलब जितना डिजायर्ड हमें चाहिए। ठीक, आगे अगर हम बात करें बी कीपिंग की, मतलब मधुमक्खी पालन। अब हनी इज़ वाइडली यूज देयर फॉर बी कीपिंग इज़ फॉर मेकिंग हनी टू बिकम एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। ठीक, बी कीपिंग, हनी का भी बहुत अच्छा डिमांड है भाई। हनी न्यूट्रिशन रिच होता है और इससे हमें मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल आइटम्स मिलते हैं। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, जो बी कीपिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। फार्मर्स यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, जो फार्मर्स होते हैं वो इसको एक एडिशनल इनकम के तौर पे करते हैं। इन एडिशन टू हनी द बी चिप्स आर ए सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड वेरियस मेडिसिनल पर्पज। ठीक, मतलब हनी के अलावा जो बीज होते हैं वो कई सारे वैक्सेस को भी बनाते हैं, जो कि मेडिकल पर्पज में भी यूज होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, द लोकल वेराइटीज ऑफ बी आर यूज्ड इन एपिस्केराना इंडिका कॉमनली यूज्ड एट इंडियन बी, ए डोरोस्टा, द रॉक बी, ए फ्लोरेंस, द लिटिल बी, एन इटालियन बी वेराइटी, ए मेलिंट्रा हैज़ ऑल्सो बीन ड्राफ्ट इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी। मतलब ये काफ़ी टाइप्स की बीज हैं जिनका यूज होता है फॉर हनी प्रोडक्शन। ठीक, आगे हम बात करें, दिस इज़ द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये जो वेराइटीज़ हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, एक मिनट, अरे यार ये बार बार इधर ही आ रहा है, एक मिनट रुको। अब ठीक है, हाँ, जो ये कॉमर्शियल पर्पस है ये हनी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन, जो इटालियन बीज होती हैं इनके पास हाई हनी कलेक्शन होता है। दे स्टिंग समवॉट लेस, दे स्टे इन ए गिवन बी हाई फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन। बी फॉर्म एपिक्स आर इस्टेब्लिश, मतलब जो इटालियन बीज होती हैं वो हाई कलेक्शन कैपेसिटी शो करती हैं फॉर हनीज। द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द pasture or flower available to the bees, nectar, pollen collection. In addition to addy quality pasture, the kind of flower available will determine the taste of honey. मतलब जो हनी का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कि वो हनी कहाँ से कलेक्ट किया, मतलब किस फ्लावर से कलेक्ट किया है, कौन से फ्लावर के पॉलेंस उसमें यूज हुए हैं और कैसे वो पेस्चरेज का है। ठीक, और ये जो हनी का टेस्ट है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से फ्लावर से लिया गया है। तो बस हमारा चैप्टर बस इतना ही था, हाँ ख़त्म। अब इसके बाद ये हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है ये ख़त्म होती है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था आपके क्लास 9th का। अब मैं क्लास 10th की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपका क्लास 9th ख़त्म हो गया है तो मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज, आप उसको ज्वाइन करें, वो भी बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे। और वो क्लास 10th के जो कुछ चैप्टर्स है वो काफ़ी बड़े हैं, तो उन्हें मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा, जिसमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक, तो फिर चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अभी तक मेरे चैनल पर सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है, सच बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। देखो गलत बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।